Hello student, good morning. Today I am going to discuss a sample question paper for class 10 session 2024-25 mathematics standard whose subject code is 041. Actually, the purpose of discussing this question paper is that on 10th March 2025 the questions for math is totally designed or prepared according to this model paper. So आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी कोई सारे इंस्ट्रक्शन को देखें और क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन किया गया है उससे पढ़ें और देखें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन डिजाइन किस तरह किया हुआ है। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो बोला जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुल एंड फॉलो देम। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि ये क्वेश्चन जो है पेपर कितने क्वेश्चंस होंगे, 38 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद ये 38 क्वेश्चंस कितने सेक्शन के होंगे तो ए बी सी डी ई। अब देखिए सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 से 3 होंगे, 1 से 18 जो MCQ होंगे और 19-20 जो 2 क्वेश्चन होगा वो असर्शन रीजन क्वेश्चन होगा। सभी 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 नंबर। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो 21 से 25 यानी कि 5 क्वेश्चन जो होगा सारा 2-2 नंबर का होगा, यानी कि इसका मतलब 10 नंबर का सेक्शन बी होगा। सेक्शन सी की बात करें तो क्वेश्चन 26 to 31, 26, 27, 28, 29, 30, 31 यानी कि 6 क्वेश्चन जो होंगे वो सारे कितने मार्क्स होंगे, 3 नंबर के होंगे, यानी कि 18 मार्क्स 6 क्वेश्चन 18 मार्क्स। इसके बाद सेक्शन डी की बात करें 32 to 35 यानी 32, 33, 34, 35 यानी 4 क्वेश्चन जो होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और सभी कितने मार्क्स होंगे, सभी जो होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे, यानी कि 5 times 20। इसके बाद सेक्शन ई 36, 37, 38 ये 3 क्वेश्चन जो होंगे वो सभी को 4-4 नंबर के होंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन 4 नंबर यानी 12 नंबर। अब टोटल को ऐड करो कितने नंबर आएंगे, 20, 30, 20, 50, 60, 70 और 80, ये टोटल मिल करके 80 नंबर के हो गए क्वेश्चन। अब दूसरा ये ध्यान रखना है कि सभी क्वेश्चन तो बनाना कंपलसरी है और साथ ही साथ 2 क्वेश्चंस ऑफ ईच सेक्शन बी, 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी, 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन सी एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन डी हैव बीन प्रोवाइडेड। मीन्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और करके चॉइस होंगे वहाँ पे, ठीक है। कहाँ क्वेश्चन में होंगे, सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होंगे, सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होंगे और सेक्शन डी के भी क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होंगे 2 क्वेश्चन में। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सेक्शन ई जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है सभी 4 नंबर के होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन किस तरह होंगे, 1 नंबर और 2 नंबर। अब 2 नंबर वाले में बोला जा रहा है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उसमें इंटरनल चॉइस होंगे, यानी कि सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 36, 37, 38 और उस तीनों क्वेश्चन जो 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें ऑप्शन होंगे, ठीक है। ये ध्यान इतना थोड़ा राहत है आप लोगों को दिया गया है। इसके अलावा कि ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर्स वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ फिगर बनाना है, खास करके जब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर तो फिगर बनाना ही, सर्कल का क्वेश्चन होगा वहाँ फिगर बनाना होगा, साथ ही साथ वॉल्यूम सरफेस एरिया में यूनिट को मेंशन करना होगा और ये सब ध्यान देना होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ फिगर का जरूरत है वहाँ पर यूज़ करना है। साथ ही साथ जहाँ फार्मूला का भी रिक्वायरमेंट है वहाँ फार्मूला जरूर मेंशन करना है, ठीक है। और यूज ऑफ कैलकुलेटर्स नॉट अलाउड और पाई का वैल्यू जहाँ पे यूज होगा वहाँ 22/7 पुट करना है। तो ये रहा सेक्शन ए का क्वेश्चन। सेक्शन बी देखो, सेक्शन ए का क्वेश्चन ये रहा, सेक्शन बी का क्वेश्चन रहा उसी तरह, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई उस तरह का। तो हम लोग चलते हैं एक बाय एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर लाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन है। सेक्शन ए में कहा जा रहा है कि ये सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। सभी को पता है कि सेक्शन ए में 1 से 18 तक जो क्वेश्चन होगा वो MCQ होगा और सेक्शन और 19-20 जो 2 क्वेश्चन होगा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब देखो यहाँ पे द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल PX पासेस थ्रू द पॉइंट इतना यानी कि 4 पॉइंट दिया हुआ है। उस मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ है, ठीक है, जो भी ग्राफ है इस तरह का ग्राफ है। अब बोला जा रहा है
कि ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो उसका 4 कोऑर्डिनेट इस तरह दिया हुआ है, ये 4 कोऑर्डिनेट से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा ग्राफ होगा जो कि पैराबोला शेप का होगा, 4 ऐसा कोऑर्डिनेट से गुजर रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब बताओ इस पॉलिनोमियल का जीरो जो होगा, जब भी ग्राफ के अनुसार बनाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, जो भी एक्स एक्सिस को टच करता है पॉइंट वही जीरो कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट में ये 4 जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस कोऑर्डिनेट में कौन सा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। तब एक्स एक्सिस की अगर बात करते हैं तो एक्स एक्सिस में जो भी कोऑर्डिनेट होता है उसका y जीरो होता है, ये ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस में जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसका y क्या होगा, y जीरो होगा। अब इस 4 कोऑर्डिनेट से देख लो कि किसका y जीरो है। तो देखो इस कोऑर्डिनेट में y जीरो है, इसमें y जीरो नहीं है, इसमें y जीरो नहीं है, इसमें y जीरो है, क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट है जो कि एक्स एक्सिस से गुजर रहा होगा। अब इसी में देखो ये -6 है और यहाँ पर 6 है, तो -6 और 6 क्या होगा, इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद अब देखो द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना इज इनकंसिस्टेंट। अब ध्यान देना है कि थोड़ा सा हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, चाहे भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात आता है तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं। तो सभी को पता है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 3 केस होता है। ठीक है, एक 2 लाइन जो इंटरसेक्ट करता है, ये 2 लाइन जो है पैरेलल होता है और 2 लाइन ओवरलैप होता है। तो कंसिस्टेंट जो होता है वो कंसिस्टेंट उसको कहा जाता है जो 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, और 2 लाइन ओवरलैप करता है। ठीक है, उसको ओवरलैप जो करता है उसको भी कंसिस्टेंट करते हैं। लेकिन इनकंसिस्टेंट उसको कहेंगे जब 2 लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, अब ध्यान देना जब इनकंसिस्टेंट का क्या कंडीशन होता है, तो वहां पर सभी को पता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन तो याद ही रखना है, इस पे एक ना एक क्वेश्चन तो बोर्ड में होगा ही। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, सॉरी k का वैल्यू निकालना है। तब यहाँ देखो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म में सेट कर देंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, x प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह सबसे पहला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 7। तो इसको सेट करेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस के वाई, 7 को इधर लेके आएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्या है, 6x प्लस 10y, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 3। इसको भी सेट करेंगे तो क्या आएगा, 6x प्लस 10y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ a1 क्या है, a1 3 है, a2 क्या है 6 है, b1 क्या है, b1 है -k, और b2 क्या है 10, c1 क्या है, c1 -7, और c2 क्या है -3। हमको यहाँ से k का वैल्यू निकालना है। तो बताओ ये दोनों को हम इक्वेशन मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा, 3 2 6 और 2 5 10। अब माइनस में है तो k इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, तो इसलिए k का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -5। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब ठीक की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू ध्यान देना, मतलब इसमें 3 सही होगा और 1 सही नहीं होगा, वही ढूंढना है। तो 3 सही कौन कौन है, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। तो देखो अ नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब एक सर्कल है, सेकेंड कहीं भी ड्रॉ किया जा सकता है, ये हो गया, ये हो गया, कहीं भी नंबर ऑफ बहुत सारा सेकेंड ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लाइन तो सही है। ओनली 1 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट सर्कल, मतलब सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, ये तो हम लोगों को सबको पता है। ठीक है, ये भी सही है। अ कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी कॉर्ड जो होता है वो ये कॉर्ड है, क्या करता है, सर्कल का कोई भी 2 पॉइंट पे टच करता है, लाइन सेगमेंट ही है। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, अब सर्कल के पॉइंट, सर्कल के इनसाइड से कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से ओनली 2 टेंजेंट करना। तो इनसाइड अगर पॉइंट होगा तो उससे 2 टेंजेंट होगा, नहीं होगा, और साइड होगा तब 2 टेंजेंट होगा, ये चीज हमको पता है। ठीक है, तो इसलिए ABC सही है, डी क्या है, नॉट ट्रू, ये ध्यान रखना। 4, इफ nth टर्म ऑफ AP is 7n minus 4 देन कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज। बताओ इस तरह का दिया हुआ n टर्म, क्या दिया हुआ है, 7n minus 4, और जब भी n दिया रहता है तो इससे हम लोग क्या क्या ला सकते हैं, फर्स्ट सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जो भी टर्म निकालना निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ फर्स्ट टर्म निकालना है तो n के पे क्या पुट कर देंगे, 1, तो a1 क्या आएगा, 7 × 1 - 4
यानी कि 7 में 4 गया 3। n इजिकल टू 2 पुट करते हैं तो a2 आ जाएगा। 7 इंटू 2 माइनस 4 यानी 14 माइनस 4 10। अब बताओ कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए d इजिकल टू क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 10 माइनस 3 7, तो 7 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट the radius of the base of right circular cone and radius of the sphere are each 5 cm। मतलब कि राइट सर्कुलर कोन का जो बेस है, राइट सर्कुलर कोन का जो बेस का रेडियस है ये, और रेडियस ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का जो रेडियस है वो सारा क्या है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है इन लेंथ। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आप देखो क्या दिया वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ध्यान रखना है फॉर्मूला सभी को ध्यान रखना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देन द हाइट ऑफ द कोन इज, अब हमको एच निकालना है। तो बताओ ये दोनों वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों सेम है, तो इसका हाइट निकालना है। तो बताओ पाई रख दो, आर क्या दिया हुआ 5 इंटू 5 और इंटू एच हमको नहीं पता, इसमें 4/3 पाई को पाई रहने दो, आर क्या रखना है 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ से एच निकालना है। तो देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल, 2 5 भी कैंसिल हो गया, इसके बाद 1/3 और 1/3 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 1/3 तो है ना 4/3। अब इसके बाद h का वैल्यू क्या निकला, h इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा 4 और यहाँ क्या बचा 5, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट tan थीटा 5/2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो सभी को पता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/2। tan थीटा क्या होता है p/b यानी p और b पता है, तो साइन और कॉस निकालना है, तो h हमको निकालना होगा। तो h इज इक्वल टू क्या होता है √p² प्लस b²। बताओ p क्या है 5 का स्क्वायर 25 और b हो गया 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √29, ये b हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है h हो गया, तो √29 हो गया। अब इसके बाद साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा होता है p/h, p कितना है p 5 है और h √29, और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है b/h, b कितना हो गया b है 2/√29। अब यहाँ पुट कर दो, तो 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो बताओ 4 साइन थीटा 4 इंटू साइन थीटा क्या है 5/√29 और प्लस कॉस थीटा 2/√29/4 साइन थीटा 5/√29 माइनस 2/√29। अब बताओ इसका आंसर √29 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 5 हो जाए 20 प्लस 2 और √29 यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 20 माइनस 2, 20 प्लस 2 हो गया 22 और 20 माइनस 2 हो गया 18। अगर इसको हम 2 11 2 11/9, तो 11/9 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर इन द गिवन फिगर टेंजेंट हैज़ बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट P ऑन द सर्किल सेंटर्ड O। मतलब इस पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इस पॉइंट P पे क्या किया गया है एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। अब हम लोग को पता है कि इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो टेंजेंट होता है 90 डिग्री का होता ही है, टेंजेंट और रेडियस में क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और इसमें दिया जा रहा है कि पूरा एंगल TPQ 110 है, पूरा 110 है, ये यहाँ से यहाँ तक TPQ 110 है। तो बताओ जब ये 110 और ये 90 है तो ये मेरा जो है 20 नहीं निकल जाएगा, जब 20 आ गया तो ये रेडियस है OP और ये रेडियस है OQ, तो सामने वाला एंगल भी सेम हो जाएगा, 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। अब बताओ तीनों एंगल का सम क्या होता है इस एंगल का 180, 180 में 20 20 40 चला जाए तो कितना आएगा 140, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस इतना एंड इतना इज। अब देखो सभी को पता है कि हम लोग को अगर पता है 2 जीरोस, अगर अल्फा और बीटा पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनाने का फॉर्मूला है वो क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, यही है प्रॉब्लम बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो है
हम लोग को दो जीरो दिया हुआ है, -√5/2 और एक +√5/2। तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा में निकालना और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालो तो क्या आएगा, -√5/2 और उसी तरह +√5/2, दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो -√5/2 इंटू √5/2। दोनों का रूट कैंसिल होगा तो क्या -5/2 हो जाएगा। अब देखो जब हम ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो क्या बन जाएगा, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा 0 और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -5/2। अब यहाँ पे x² -5/2 आ गया। अब देखो ये मेरा रियल पॉलिनोमियल हुआ। देखो ऑप्शन से मिलाओ, यहाँ पे देखो x² का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, x का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे x का टर्म ये गलत हो गया, x का टर्म यहाँ है ये गलत हो गया, ठीक है। अब यही दोनों ऑप्शन में से कोई सही होगा। तो अब देखो करना क्या है कि अगर बी ऑप्शन देखते हैं पहले तो क्या है 8x², यानी कि 8x² में 8 गुना है, यहाँ पे x² में कुछ नहीं, तो हम 8 गुना करके देखते हैं दोनों में क्या आता है, ठीक है। तो 8 इंटू x², 8x² और -8 को अंदर लाएंगे तो 8 इंटू 5/2, तो 2 4 जा 8, यानी कि 8x² माइनस 5 4 जा 20। तो ये मेरा ऑप्शन सही है। अब देखो इस ऑप्शन में देखो ये नहीं आएगा, देख लो मेरा ओरिजिनल क्या आया, x² माइनस 5/2 आया, इसमें 15 लाना है, तो 15 गुना करने के लिए हम 15 करेंगे, यहाँ पर 15 लाने के लिए 15 गुना, तो 15x² तो आ जाएगा, लेकिन 15 इंटू 5/2 आएगा, तो ये चीज़ है यहाँ पर नहीं है, फ्रैक्शन में यहाँ तो इंटीजर में, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ सॉल्व करने के लिए क्या है, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 45 ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 45 ऑब्जर्वेशन का क्या निकालना है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का क्या चाहिए, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट निकालना है। तो जब भी मीडियन क्लास हमको निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले लिख लो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, कहाँ तक है 40 to 50, 30 to 40 और 40 to 50। इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है 5 9 15 10, 5 9 15 10 और 6। उस तरह क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना तो क्या है 5 9 और 5 कितना हो जाएगा 9 5 14, 14 और 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 15 ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा, 29 और 10 39 और 39 में 6 हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। तो टोटल 45 ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा एन का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम लोग को अपर लिमिट निकालना है, यानी कि मीडियन क्लास सिलेक्ट करना है। तो मीडियन क्लास सिलेक्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, n/2 का ही वैल्यू बताना पड़ता है। तो n क्या है 45/2, तो 45/2 कितना हो जाएगा 22.5। अब बताओ ये वैल्यू कहाँ पे आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस क्लास इंटरवल 29 में, ठीक है। तो बताओ ये मीडियन क्लास मेरा क्या हो गया 20 to 30। अब इसका क्या बोल रहा है अपर लिमिट, तो पता है मीडियन क्लास में ही तो अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट क्या है 30, तो ये मेरा आंसर 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। O is a point of intersection of two chords AB and CD of a circle, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि O जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका AB और CD कॉर्ड का, AB कॉर्ड और CD कॉर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उसके बाद BOC 80 है, BOC 80 डिग्री दिया हुआ है, और OA और OD ये दोनों क्या है ये इक्वल है। अब बोल रहा है ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल OAD, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल OBC कैसा है इक्विलैटरल सिमिलर है। तो देखो सबसे पहले ये जो भी है कैसा है नहीं है, पहले उसका हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। क्या है अगर ये 80 तो ये 80, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये इक्वल है, ये साइड इक्वल है। तब देखो अगर तुमको याद होगा थोड़ा क्लास 9 का कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है, क्या है कि यहाँ पर AC, अगर तुमको याद होगा तुम सभी को कि AC ये क्या है AC आर्क है, इस आर्क से जो मेरा एंगल बन रहा है ये, और इसी आर्क से जो एंगल बन रहा है ये, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या होता है सेम होता है। तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या है सेम है, ठीक है। अब इसके बाद बताओ सिमिलर में एंगल का कॉन्सेप्ट होता है ना, एंगल एंड सिमिलरिटी, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि ये ट्रायंगल का ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है।
तो इसके लिए तो हमको सिमिलर है, ये सिमिलर है, क्लियर है, सिमिलर है, क्लियर है। नॉट सिमिलर तो हो ही नहीं सकता है, गलत। नॉट सिमिलर तो हो ही नहीं सकता, गलत है। अब देखो इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है, तो देखो सबसे पहले इसमें ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। बताओ जब ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल मेरा सेम हो जाएगा। कैसे होगा? इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, क्या ये दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? बताओ सेम होगा। तो इसलिए जिस ट्रायंगल में दो एंगल सेम होता है तो क्या उसको आइसोसेलेस कहते हैं ना, तो ये आइसोसेलेस एंड सिमिलर हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तो 11 की बात करते हैं। तो 11 में क्या कहा जा रहा है कि द रूट ऑफ कॉटिक्वेशन इतना आर है, तो रूट निकालो। तो रूट निकालने के लिए सबसे पहले इसका नेचर देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ रूट क्या है। ठीक है, तो ये देख लो, इसमें ये जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे है। बताओ ए क्या है 1, बी क्या है 1, सी क्या है -1। तो डी निकालो, क्या होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो पुट करो उसमें बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4, ए हो गया 1 और सी क्या हो गया -1। तो क्या होगा अंडर रूट 1 + 4 इक्वल टू अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 मेरा डी का ऑप्शन आया। ठीक है, तो सभी को पता है कि डी बराबर 0 होगा तो क्या होगा रियल एंड इक्वल। डी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 ही है तो क्या होगा रियल एंड अनइक्वल होगा। और डी स्मॉलर देन 0 होगा तो अनइक्वल रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स होगा। तो यहाँ देखो क्या क्या है, यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो रियल एंड अनइक्वल हो गया, यानी कि अलग। रियल दो, रियल एंड अनइक्वल। इरेशनल है, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि रूट 5 रेशनल नंबर है तो इरेशनल और अलग अलग है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नॉट रियल तो होगा नहीं, रियल एंड इक्वल तो होगा नहीं, दो ऑप्शन इसी गलत हो गया। रेशनल एंड डिस्टिंक्ट तो होगा लेकिन रेशनल नहीं होगा, रूट के साथ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। क्वेश्चन 12 थीटा 30 देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। तो 3 tan थीटा, tan थीटा क्या रखना है 30, तो 3 × tan 30 का वैल्यू सभी को पता होना चाहिए। tan 30 1/√3 होता है और tan 60 √3 होता है। तो ये कैंसिल हो गया √3, तो √3 ऑप्शन है, √3 √3 √3, हाँ ये है 3/√3 ये ऑप्शन। ठीक है, √3 आ गया यहाँ से। नेक्स्ट 13 द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर इतना दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम 2/3 πr³। अब यहाँ से निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो होगा वो क्या हो जाएगा 3πr²। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए r निकालना होगा, तो r कहाँ से आएगा, तो वॉल्यूम से। क्या दिया है 2/3 पाई का वैल्यू क्या रखना है 22/7, क्योंकि स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। r³ इज इक्वल टू कितना है 396/7, तो 7 7 कैंसिल हो गया। अब बताओ यहाँ से 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 1 और 9 2 9 जा 18 1 6 2 जा 16, देखो 22 11 का 2 से कटेगा 11 2 22 11 1 जा 11 8 8 18 2 9। ठीक है, अब इसके बाद देखो 9 × 3, तो r का वैल्यू क्या आ गया r³ इज इक्वल टू 9 × 3, यानी कि r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया। बताओ टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पुट कर दो वैल्यू 3 × 2/7 पाई r³, r² है ना, r 3 × 3। अब गुना करो 3 3 9 27 27 × 22/7, तो गुना करो 27 को 22 से गुना करेंगे तो 7 2 14 4 हाथ में 1 7 2 14 1 7 2 4 और 1 5 और 4 5 4 9 5 594 594/7। ठीक है, तो ये ऑप्शन आंसर है। इन द बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, एक बैग में 24 बॉल्स हैं जिसमें 4 ब्लू है 11 ग्रीन है एंड रेस्ट आर वाइट। ये सिंपल बोल रहा है क्वेश्चन 14 में कि 24 बॉल में कौन कौन कैसा बॉल है, ब्लू बॉल है जो कि ब्लू बॉल कितना है 4 है, ग्रीन बॉल है जो कि कितना है 11 है, और रेस्ट मतलब बचा हुआ क्या है वाइट। तो बताओ वाइट बॉल कितना होगा, तो 24 में 11 4 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 वाइट हो जाएगा। अब इसके बाद पूछा जा रहा है कि बताओ
वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज वाइट कलर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कलर निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या होगा, नंबर ऑफ वाइट बॉल, तो वाइट बॉल का नंबर 9 बाई टोटल बॉल 24, कट करो, 3 3 या 9, 3 या 24, 3/8, 3/8 है आंसर, ये आंसर हो गया 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट इतना, यानी सिंपल बोल रहा है एक्स एक्सिस के नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा इस पॉइंट के नज़दीक, मतलब ये पॉइंट क्या आएगा -4 -5, एक्स माइनस ये हो गया और एक्स वाई माइनस ये हो गया, ठीक है। तो -4 और -5 ये पॉइंट हुआ। अब क्या रहा, इस पॉइंट के नज़दीक कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, तो बताओ एक्स एक्सिस के नज़दीक ही ना होगा, तो इसका एक्स क्या है, एक्स क्या है इसका बताओ -4, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हारा -4 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द मिडिल मोस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, मतलब मिडिल वैल्यू, मिडिल मोस्ट कौन बताता है, मिडिल मोस्ट हमेशा क्या बताएगा, मीडियन बताएगा, ये याद रखना, मीडियन हमेशा मिडिल मोस्ट वैल्यू ही बताता है कोई भी डेटा का, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हम लोग को याद है मीडियन जब भी निकालते हैं तो एन का वैल्यू निकालते हैं, एन का वैल्यू निकालते हैं तो एन ऑड भी आता है इवन भी आता है, तो ऑड में दो केस, ऑड में एक मिडिल टर्म होता है और इवन में जो होता है 2 मिडिल टर्म होता है, और उसका मीडियन जो होता है दोनों मिडिल टर्म का बीच का वैल्यू होता है, एवरेज निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 17, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी इन द रेशियो इतना। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला से, तो बताओ कि एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट मानना है तो क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट मानना है तो एक्स और 0 मानते हैं। अब ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस जो पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट A2 3, यानी ए है 2 3 और बी है क्या 5 6। अब बताओ इन द रेशियो 1:2, यानी कि 1 है और ये 2 है, तो इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है, तो इस कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स का वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू सबको पता है क्या होता है, m x2 + n x1 बाई m + n। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालो, तो m पता है ना, m क्या है 1 और n क्या है 2, तो 1 × x2 क्या है, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, तो x2 क्या है 5 + n क्या है 2, x1 क्या हो गया 2 बाई m + n 1 + 2, तो 5 + 4/3 9/3 कितना आ गया 3 आया, यानी एक्स का वैल्यू 3 है और y 0 है ना, कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसको 3 0 कहाँ पे ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, कार्ड ड्रॉन किया जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड सभी को पता है 52 कार्ड में 26 कार्ड ब्लैक होता है और 26 कार्ड रेड होता है, तो ब्लैक में भी क्या होता है, ब्लैक में भी 13 और 13 होता है और रेड में भी 13 और 13 होता है, तो 13 ब्लैक में ये होता है क्लब, ठीक है, और ब्लैक में होता है स्पेड, ये स्पेड होता है, ठीक है, और साथ ही साथ रेड में क्या हो गया हार्ट हो गया और रेड में डायमंड हो गया, ठीक है। लेकिन सभी को पता है कि 13 कार्ड में जो फेस कार्ड होता है कितना होता है, वो JKQ होता है फेस कार्ड, तो हर इसी में तीनों चारों में JKQ होगा, इसमें भी JKQ होगा और इसमें भी JKQ होगा। बोल रहा है अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, तो रेड चाहिए, तो रेड में रेड फेस कार्ड कितना है 3 यहाँ और 3 यहाँ, मतलब 3 यहाँ है और 3 यहाँ, ये तीन रेड फेस कार्ड हो गया, तो 3 6 टोटल फेस कार्ड कितना है बताओ, 6 बाई कितना 6/52, तो 2 3 6 2 26 3/26 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन एन क्वेश्चन है डायरेक्शन, अब देखो यहाँ पर 19 क्वेश्चन में बताओ कि असर्शन ए बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। बताओ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर उसका एचसीएफ हमेशा 2 ही आएगा कि नहीं आएगा, देख लो। मान लो 4 और 6 ये 2 कंसेक्यूटिव है ना, 2 लगातार इवन नंबर है, एचसीएफ निकालना तो क्या निकालोगे 4 और 6, 4 1 जा 4 2 4 2 4 कैंसिल, एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया, तो ये कोई भी एचसीएफ निकालोगे 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का तो हमेशा 2 ही आएगा, यानी कि ये जो है सही है। रीजन देखो एवरी नेचुरल नंबर आर डिवाइडेड बाय 2
हर नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होगा, हर नेचुरल इवन नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नेचुरल नंबर जो है डिविजन बाई 2 होगा, तो हाँ ऑब्वियसली इवन नेचुरल 2 है, 2 से डिवाइड है, 4 2 से डिवाइड है, 10 2 से डिवाइड है, ठीक है। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन क्या ट्रू वाला केस में क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब रीजन आर इज करेक्ट नहीं, रीजन आर करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ, ये है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 20 का देख लो, इफ रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ, यानी रेडियस अगर हम हाफ करते हैं एंड एंगल इज डबल, एंगल को डबल करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर रिमेन्स सेम। ये देखो, तो देखो सबसे पहले सेक्टर जो भी होता है उसका पेरीमीटर निकालना है, ये सेक्टर है, इसका पेरीमीटर कैसे निकलता है, देखो ये ध्यान दो, पेरीमीटर ही ना है आर, ये आर और ये क्या होता है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360, ये तीनों को ऐड कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस निकल जाएगा, रेडियस ऑफ सेक्टर मतलब ये क्या बोलता है, ये पेरीमीटर निकल जाएगा सेक्टर का, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर रेडियस को हम हाफ कर देंगे, ठीक है, तो ये पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर हो गया 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बाई 360। अब कह रहा है कि अगर रेडियस को क्या कर दे रहा है r/2 कर देगा, तो बताओ पेरीमीटर सेम रहेगा, तो देखो रेडियस को r/2 करेगा तो जहाँ r होगा वहाँ क्या पुट करेंगे 2, r/2 तो r/2 प्लस 2 पाई, पाई को पाई रखो, r को क्या रखना है r/2, थीटा को थीटा रखना है बाई 360। बताओ 2 2 कैंसिल, r प्लस ये 2 2 कैंसिल, क्या हो गया पाई आर थीटा बाई 360। तो अब बताओ पहले का पेरीमीटर ये था, अब रेडियस r/2 करने के बाद जो पेरीमीटर है ये आ गया, तो क्या दोनों सेम है, रिमेन द सेम, नहीं ये दोनों अलग अलग है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट असर्शन का होगा ये गलत हो गया। अब रीजन देखो, द लेंथ ऑफ आर सबटेंडेड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इतना, तो लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इतना, तो बताओ लेंथ ऑफ आर्क ही निकलेगा, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा 2 पाई आर थीटा बाई 360, इन लेंथ ऑफ आर्क होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, पाई आर थीटा बाई 360 होता है बाई 180, तो बताओ इसको तो काट सकते हो ना, तो 180 यही चीज़ है, ठीक है। तो ये रीजन सही है, तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन बोलोगे, असर्शन ए इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, यानी कि 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा।